नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आज कुछ व्यक्तिगत कारण में मुख्यतया वही थोड़ा गला ठीक नहीं है, जिसके कारण से मैंने थोड़ी सी क्लास आप लोगों की आज छोटी की। मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है पूरी तरह से, मैं विजिबल हूँ या नहीं हूँ। गुड इवनिंग प्रीति, मोहित, आकांक्षा, सोनालिका, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आवाज और विजुअलिटी क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। लगभग 40 लोग जुड़ गए हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग अंशुल, नमस्कार। अंकित नमस्कार। सुमित, धन्यवाद सब कुछ ओके बताने के लिए। आप लोग सबसे पहले तो जो आप लोगों ने अंतर के पक्ष पर जो चीजें लिखी थी, नमस्कार सभी को नमस्कार, वो लगभग सभी के द्वारा जो है वो उत्तर ठीक लिखा गया है। जैसे एक छोटा सा, चूंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं, तब तक उस पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं तो आप लोगों को ठीक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला अंतर जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, वो अवस्थिति का है। अमित नमस्कार। अवस्थिति मतलब सिचुएटेड कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, और वहीं पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में है। तो पहला अंतर जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है उसका आ जाता है। दूसरा अंतर आ जाता है कि यह राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए अधिकार हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट पर्सन, जो सिटीजन है और या पर्सन को दिए गए राइट्स हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो राज्य के द्वारा दिए गए वह निर्देश के रूप में जाने जाते हैं। तो उसका जो प्रकृति है, नेचर है, वह दूसरा आधार है जो उसमें अंतर स्थापित करता है। तीसरी जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है, जो उनका नेचर है, वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। मतलब वह लोगों के कल्याण के लिए राज्य को कहां कहां हस्तक्षेप नहीं करना है, मतलब राज्य को क्या नहीं करना है, यह बताता है फंडामेंटल राइट्स। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो प्रकृति है उसे सकारात्मक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। अर्थात वो स्टेट को यह बताती है कि उसको अभी क्या क्या अचीव करना शेष है। तो एक अंतर, तीसरा अंतर वहां आ जाता है। चौथा जो डिफरेंस आता है, जुडिशरी में एग्जीक्यूटेड है आपका, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय है आपका फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 वो प्रोविजंस है जिसके माध्यम से आप जुडिशरी में अपील कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय में अपीलीय रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं। एक इसके अतिरिक्त अंतर जो स्थापित होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार को न्यायालय का संरक्षण मिला है, अतः वह कानूनी बाध्यता से जुड़े हुए हैं। मतलब आप अगर उसका वायलेशन करेंगे तो कानून उसे इम्पोज करा देगा। तो फंडामेंटल राइट कानूनी बाध्यताओं से जुड़े हुए थे, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जिसे आप कहते हैं उनसे जुड़े होते हैं। जबकि जो ड्यूटीज हैं आपकी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो चूंकि न्यायालय में अपीलीय नहीं है, अतः वह न्याय योग्य नहीं है, अतः उनके साथ कानूनी बाध्यता नहीं जुड़ी होती है, बल्कि उसके साथ नैतिक बाध्यताओं को जुड़ा हुआ स्वीकार किया जाता है। तो वह नैतिक बाध्यताओं से
जुड़े माने जाते हैं, यह भी एक अंतर है। एक अंतर और स्वीकार किया जाता है इसके संदर्भ में कि फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की जब हम बात करते हैं, आपने पूरा उसे विस्तार से पढ़ा है, तो वहां हम बताते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारे यहाँ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है, अर्थात वह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिसके कारण से एक अंतर स्थापित होता है। एक बड़ा अंतर मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का यह भी स्वीकार किया जाता है कि मौलिक अधिकार इंडिविजुअल अप्रोच से एस्टैब्लिश होते हैं, मतलब यह व्यक्ति के कल्याण पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण पर बल देते हैं, ठीक। वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का दृष्टिकोण सामाजिक होता है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो समाज के कल्याण पर आधारित होते हैं। तो मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों का जो दृष्टिकोण होता है वह कहीं व्यापक होता है। और हम जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में कोई संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। और उसके विपरीत जब हम बात करते हैं तो राज्य के ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इनके उल्लंघन को असंवैधानिक माना जाता है। मतलब आप अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के वायलेशन को मानते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लेवल पर ये सारे पक्ष स्थापित नहीं होते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज का है वो यहाँ स्वीकार किया था। लगभग सभी ने मैक्सिमम पक्षों को कवर किया था। जिन लोगों की कोई कुछ चीजें छूटी रह गई हो तो इसके माध्यम से वह उसे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक। कल हमने थोड़ी सी चर्चा कल हमने थोड़ी सी फर्स्ट सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हमने बताया था कि सिचुएशन का है, सिचुएशन का मतलब कहाँ सिचुएटेड है उससे जुड़ा हुआ हमने बताया था। और जो दूसरा पक्ष उससे संबंधित बताया था उसके संदर्भ में हमने कहा था कि यह व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं, कौन से मौलिक अधिकार, और वही राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के द्वारा राज्य को प्रदान किए गए निर्देश हैं, ठीक है विनय। तो पहला और दूसरा पॉइंट यहां आता है, ठीक। ओके, बनाम का, अंजलि बनाम का मतलब होता है वर्सेस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान, मतलब बनाम का मतलब होता है वर्सेस इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं, ठीक। अब मौलिक कर्तव्य पर आ जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंस की तुलना में। हालांकि एनालिटिकली अगर हम बात करें तो हमने दोनों पक्षों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके साथ की थी। ज्यादा महत्वपूर्ण अभी भाग 5 है जिस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। और वो थोड़ा लंबा है भाग 5, क्योंकि उनमें 5 अध्याय दिए गए हैं और भाग 5 के 5 अध्याय में बड़ी सारी चीजों का आपको अध्ययन करना है, तो थोड़ा लंबा चैप्टर है आपका पार्ट 5। पहले खैर हम आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे संविधान में कहीं भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं स्थापित किया गया था, क्योंकि संविधान विदों का यह मानना था कि 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात देश के प्रति समर्पण लोगों का अपने आप बना रहेगा, और एक लंबे समय की गुलामी के बाद जो लोग हैं उनको सबसे पहले संरक्षण की जरूरत है। तो हमारे संविधान में संविधान विदों के द्वारा संरक्षण पर बल दिया गया था कर्तव्यों की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली, एक सभ्य समाज के लिए सभ्य नागरिकों का होना बहुत जरूरी है, और वह सभ्य समाज सभ्य नागरिकों से तब बनता है जब नागरिक सभ्य कब माने जाते हैं, जब राज्य के दिए गए निर्देशों का वह कुशलता पूर्वक पालन करे।
हमने याद कीजिए कल आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था जो है, आप भी बात करते हैं कि सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया था, और आप जब उसका अध्ययन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था वस्तुतः लोकतांत्रिक राष्ट्रों की व्यवस्था नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसे प्रोविजन नहीं स्थापित किए गए। क्यों नहीं किए गए मौलिक कर्तव्य जैसे प्रोविजन? तो हम यह मानते हैं कि उनकी जागरूकता और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था उन देशों में, और यही कारण था कि यह माना गया कि ऑलरेडी उन देशों में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें राष्ट्र की भावनाएं या राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत प्रबल है। अतः जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, वो ऑलरेडी राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके संविधान में कर्तव्य जैसे भाव की आवश्यकता नहीं है। वहीं जब इसके इतर हम आते हैं कहां पर, आपके आपके भारत जैसे देशों में या लोकतांत्रिक देशों में, तो लोकतांत्रिक बहुत सारे देशों में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारत ने सोवियत संघ से लिया, क्योंकि भारत के द्वारा भी अपने प्रारंभिक आपके जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया है। हालांकि ये अलग बात है, समाजवादी ढांचे का स्वरूप हमारे यहाँ विशिष्ट है उन समाजवादी देशों की तुलना में, लेकिन यह माना गया कि हमारे यहाँ जागरूकता और साक्षरता का स्तर भी बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं है। अतः ऐसी अवस्थाओं में हमारे नागरिकों को कुछ निर्धारित कर्तव्यों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका पालन करके देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, भारत के एक व्यवस्थित प्रक्रम की स्थापना की जा सकती है, सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। अतः यही कारण था कि हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जैसी भावनाओं को स्वीकार किया गया, और हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों में केवल और केवल भारत और जापान जैसे देशों में है, और जगहों के संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्थान प्रदान नहीं किया गया है। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे स्थापित किया गया, और आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे स्थापित किया गया था। हमने कल आपको थोड़ी चर्चा भी की थी कि इमरजेंसी के फेज में श्रीमती इंदिरा के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का एक ढांचा दिया था। लेकिन हमारे संविधानविदों के द्वारा इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मौलिक कर्तव्यों को स्वीकार्य नहीं किया गया। जैसे कल हमने बताया था, उन्होंने कर चुकाने का भी मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार्य नहीं किया था। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया था, उन्होंने मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में दंड के प्रावधानों की बात की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार्य नहीं किया था। और जब हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात को स्वीकार किया गया, तो 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में स्थान प्रदान किया गया, और उसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ करके उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब इनका उल्लंघन होने पर, मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर न्यायालय में आप इसकी अपील नहीं कर सकते हैं। अर्थात मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति जो है वो नीति निदेशक तत्वों के समान ही नैतिक रूप में बाध्यकारी है। नैतिक रूप में बाध्यकारी का मतलब कि अगर आपके लिए आपका राष्ट्र, आपका जो शासन व्यवस्था है वो आपके लिए कुछ कार्यों को कर रही है जिससे आपका जीवन सरल हो रहा है, तो वैसे स्तर पर उस राज्य के लिए आपको भी कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य और समर्पण से कार्य करना चाहिए। तो वस्तुतः इनका स्वरूप जो है वो नैतिक रूप में बाध्यकारी स्वीकार किया गया। अब नैतिक रूप में बाध्यकारी स्वीकार्य जरूर किया गया, तो इसका आशय क्या है? क्या फिर वो हमारी इच्छा पर निर्भर है? तो यह माना गया नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत
यह स्पष्ट किया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बना करके, संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बना करके इनके संदर्भ में, इनके संदर्भ में कानूनों का निर्माण करा के उन्हें बाध्यकारी बना सकते हैं। जैसे याद कीजिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम स्थापित किया गया 72 के अंतर्गत, और जहां एक तरफ वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात आपके इसमें की गई है, तो अगर आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो वहां उस कानून के माध्यम से वो सारा कुछ आपके ऊपर अप्लीकेबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया इसलिए आपके अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है, बल्कि हम उस कानून का हवाला दे करके आपके विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम है। हम राष्ट्रीय संपत्ति के संरक्षण के मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो हम जानते हैं राष्ट्रीय संपत्ति संरक्षण अधिनियम आपके यहाँ बना हुआ है, जिसके अंतर्गत जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है, अगर आप किसी स्तर पर उसे क्षति पहुंचा रहे हैं तो उस कानून के अंतर्गत आपको दंड प्रदान किया जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो नैतिक बाध्यकारी है। संसद के को चूंकि अधिकार दिया गया है कि वह कानून बना करके इनके संदर्भ में कहीं ना कहीं विधि की बाध्यता का सृजन कर सकता है, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किन्हीं ना किन्हीं प्रकार से विधि के अंतर्गत संरक्षण प्रदान अनिवार्य रूप में किया गया, मैक्सिमम जो है। अब उसमें जैसे 11वां मौलिक कर्तव्य आपके यहाँ जो जोड़ा गया, अब उस पर भी आ जाते हैं। अब इसके संदर्भ में संविधान में यह अधिकारिता प्रदान की गई संसद को कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भले न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है, लेकिन उनकी संशोधनीयता की शक्ति जो दी गई है वो संसद को प्रदान की गई है। अर्थात मौलिक कर्तव्य में कमी या वृद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद प्रयुक्त करके उसमें संशोधन कर सकती है। और आपको पता है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन फिर वही वाली चीज है कि 11वें मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में अभी भी कोई दंड का स्पष्ट प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया। बाकी मैक्सिमम मौलिक कर्तव्यों को किन्हीं न किन्हीं विधि के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब एक रैपिड, चूंकि आप सभी के पास किताबें हैं, आप सभी के पास कंटेंट इसके संदर्भ में उपलब्ध है कि कितने मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, मैं एक रैपिड रिवीजन आपका करा दे रहा हूं ताकि याद रहे। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आपके प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंस की तुलना में, क्योंकि वहां आपसे सीधे पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपके मौलिक कर्तव्यों को बता देते हैं। पहला जो मौलिक कर्तव्य जो स्वीकार किया गया है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्यों की हम बात करते हैं ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, निवासियों के मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद रखिए, नागरिक, हमने आपको जब नागरिकता पढ़ाया तो हमने बताया कि एक देश के अंतर्गत दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, एक तो नागरिक होता है और दूसरा गैर नागरिक या निवासी जिसे आप मानते हैं, जिसे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग निवास करते हैं जो गैर नागरिक रूप में हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, वर्किंग वीजा पर आकर के, टूरिस्ट वीजा पर आकर के, या मतलब वीजा पद्धति से हमारे देश में निवास, उनके ऊपर इन मौलिक कर्तव्यों की कोई बाध्यताएं जुड़ी हुई नहीं है। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को मुख्यतया नागरिकों को प्रदान किया गया है, गैर नागरिकों को कर्तव्य प्रदान। मौलिक कर्तव्य कहता है, वह कहता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। अब यहां याद रखिए कि देश की सर्वोच्च विधि क्या है? देश की सर्वोच्च विधि जो है वो संविधान है, और अगर आप सर्वोच्च विधि का सम्मान नहीं करेंगे तो अपनी व्यवस्थाएं जो है, प्रशासनिक राज्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था का दायित्व संविधान के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इसलिए पहला मौलिक कर्तव्य जो स्थापित किया गया है वह संविधान की बात की गई है। उसके अतिरिक्त जब बात की जाती है तो आदर्श और संस्था, आदर्श कौन से?
जो इस देश और समाज के लिए आवश्यक है, जैसे लोकतंत्र हो गया, संप्रभुता हो गई, पंथ निरपेक्षता हो गई, समाजवादी हो गया आपका दृष्टिकोण, तो ये हमारे समाज के, हमारे देश के आदर्श हैं जो संविधान में दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त संस्थाएं जो इन आदर्शों को क्या करती हैं, क्रियान्वित करती हैं। कौन सी संस्था? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उससे संबद्ध पदाधिकारी, तो वह संस्थाओं का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप उनका आदर नहीं करेंगे तो उनके दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन भी आप नहीं करेंगे। तो आप देखिए, पहला जो आपका जो यह पक्ष स्थापित होता है वो सीधे सीधे आपके देश की सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च आदर्श, सर्वोच्च संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और आपके राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे राष्ट्र की पहचान है, जिससे हम कहते हैं राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, जो किसी राष्ट्र का विशिष्ट पहचान होती है। तो इसलिए पहला जो कर्तव्य है वह हमारी सर्वोच्च विधि या राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो अनुच्छेद है, जो दूसरा कर्तव्य है, उसमें कहा गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब हम यह मानते हैं कि हमने 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात जो विरोध स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन संचालित किया और उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रेरणा के आदर्श थे, अब वो आदर्श क्या थे? लोकतंत्र थे, बंधुता थी, आपके यहाँ पंथ निरपेक्षता थी, आपके यहाँ संप्रभु राष्ट्र की घोषणा थी, हमारे यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था थी। तो हमने अपने शोषण के प्रक्रम में इन बातों को जाना था और जाना ही नहीं था बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए 60-65 वर्ष का हमने सक्रिय संघर्ष किया था, तब जाकर के हमको वह प्राप्त हुआ था। तो उन आदर्शों को जब आप सजोए रखेंगे, याद रखिए पहला कर्तव्य दूसरा एक दूसरे से पूरक है, जब उन आदर्शों को हम अपने हृदय में सजोए रखेंगे तो ऑलरेडी हम अपनी सर्वोच्च विधि, अपनी सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं और उनके निर्देशों के प्रति हमारा समर्पण बना रहेगा। तो पहला और दूसरा कर्तव्य एक दूसरे के पूरक स्वीकार किए जाते हैं। अब इसमें छोटी सी चीज और इंक्लूड करेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा एक एग्जांपल दे देते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमारी भगवान के प्रति आस्था है, मतलब उसकी आस्था का मतलब हमारे हृदय में भगवान के लिए सम्मान भी है और आस्था और विश्वास भी है। तो अब अगर कहीं भी हम मंदिर देखते हैं हम तो तुरंत उसको नमन कर देते हैं। ईश्वर के प्रति आस्थावान होने के कारण जैसे जैसे एग्जाम और परिणाम पास आते हैं वैसे वैसे आप गुरुद्वारे के समक्ष भी सर झुका लेते हैं, आप चर्च के समक्ष भी सर झुका लेते हैं, किसी मजार के समक्ष भी सर झुका लेते हैं, किसी गुरुद्वारे के समक्ष भी सर झुका लेते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान है। हमारा ईश्वर, हम ये नहीं कहते हैं कि हम राम भक्ति में विश्वास करते हैं, कृष्ण की पूजा में। हम बड़े स्वार्थी लोग हैं। हम ये मानते हैं किसी धर्म का कोई ईश्वर हमारा काम कर दे, ठीक है, 1.25 किलो प्रसाद तो हम वैसे ही चढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब कि अगर हमारी आस्था और विश्वास ईश्वर में नहीं होती तो हम मंदिर के साथ साथ इतनी सारी जगह जो सर झुकाते हैं वो नहीं झुकाते। यही प्रश्न यहाँ पर है कि अगर दूसरा कर्तव्य का अगर आप अनुसरण कर रहे हैं तो पहला कर्तव्य अपने आप चरितार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे कर्तव्य पर आ जाइए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। पहला, दूसरा, तीसरा एक दूसरे से सीधा संबंधित हो गया कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब न केवल हमें रक्षा करना है बल्कि जो लोग उसे खंडित कर रहे हैं उसे खंडित होने से भी हमें बचाना है। और ये कर्तव्य तो ऑलरेडी एक तरीके से हमें पहले और दूसरे में बता दिया गया इनडायरेक्ट फॉर्म में, तीसरे में केवल स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक, चौथे पर आ जाइए। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें मतलब हमारे देश के लिए कोई भी संकट स्थापित हो तो वहां हमें सक्रिय होना चाहिए। रक्षा करें का मतलब यहाँ बिल्कुल भी यह नहीं है
कि अभी चाइना के साथ विवाद है तो हम अपनी लाठी डंडा जो घर में दरवाजे के पीछे छुपा रखे हैं उसको लेकर के चले चीनियों को मारने। देश की रक्षा करें का मतलब किसी भी कठिन अवस्था में, किसी भी आपदा की घड़ी में, लाइक कोविड-19 की अवस्था में भी हम क्या करें? देश की रक्षा करें। अब हम देश की रक्षा 2 तरीके से करते हैं, याद रखिएगा। इसका आधार 2 है, एक व्यक्तिक होता है और दूसरा होता है सार्वजनिक। तो व्यक्तिक कैसे है? जो शासन के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उनका हम अनुसरण कर लें। आपसे कहा गया अनावश्यक रूप में आप मत निकलिए, मास्क लगा करके निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, हाथ धोइए, सैनिटाइजेशन का पालन कीजिए। तो ये व्यक्तिक व्यवहार है जिससे आप देश की रक्षा कर रहे हैं। याद रखिए, आप इंडिविजुअल एंटिटी जरूर हैं, लेकिन आप समाज के अभिन्न अंग हैं। अर्थात आपके प्रभावित होने पर पूरा समाज प्रभावित होगा। आज कोविड-19 में एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, अगर उसने संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो स्वाभाविक है कि उससे 2, 4, 5 लोग प्रभावित होंगे और उससे समाज में उसका प्रचार-प्रसार हो जाएगा। तो व्यक्तिक स्तर पर बात की जा रही। तो रक्षा करने का मतलब क्या है? दिए गए शासन प्रशासन के निर्देशों का हम पालन करें और आह्वान करने पर सेवा करें। आह्वान करने पर सेवा का मतलब क्या है? हर तरीके की सेवा। आर्थिक सेवा, कहा गया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आप पैसा अगर अपने सामर्थ्य से जो भी हो डाल लें, तो देखिए बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़-फोड़ करके डालने शुरू कर दिए। अगर फिजिकल स्तर पर आपकी आवश्यकता हो तो वहाँ फिजिकल स्तर पर भी सहयोग प्रदान करें। तो यहाँ याद रखिएगा कि रक्षा और आह्वान किए जाने पर सेवा का मतलब कहीं भी किसी बाह्य संकट से नहीं है। उन प्रत्येक संकटों से है, बाह्य और आंतरिक, जिससे देश में आपके सहयोग से उभरने की दिशा में सफलता अर्जित की जा सके। याद रखिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन मैंने कभी भी आपको नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कभी उतना इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है नहीं। ठीक, नेक्स्ट 5वें पर आ जाइए। भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब हार्मनी, समरसता और समान भ्रातृत्व का मतलब इक्वल ब्रदरहुड की बात की जा रही है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब बेसिकली पहला पार्ट जो स्थापित किया गया वो ऑलरेडी पहले जो आपने 4 कर्तव्य देखे उनसे जुड़ा हुआ है। जहां ब्रदरहुड की बात की जा रही है, जहां इक्वल हार्मनी की बात की जा रही है, तो एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आपके संविधान में हर जगह की गई है और पहले 3 कर्तव्यों में भी की गई है। तो बस केवल इसमें क्या कर दिया गया, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको यह करना है। और हमारे यहाँ देखा गया कि लंबे समय से महिलाएं ही विविध प्रथाओं से प्रभावित स्वीकार की जाती हैं। तो कहा गया कि महिलाओं के विरुद्ध ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और स्त्रियों का सम्मान करें ताकि स्त्री पुरुष समता की स्थापना सुनिश्चित हो सके और राष्ट्र के विकास में पुरुषों के समान महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट आ जाइएगा, जो छठा पार्ट कहता है हमारी सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट कल्चर। अब कंपोजिट कल्चर क्या है? विविध धर्म, भाषाओं के लोग एक समान रूप में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विशिष्टता का सृजन कर रहे हैं। आप देखिए, भारत में दीर्घ काल से विविध धर्म, भाषा और संस्कृतियों का समावेश हुआ है और उसने भारत को एक विशिष्ट धर्म, भाषा, संस्कृति वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। आप देख लीजिए, अभी आपके यहाँ ईद बीती रोजे के बाद, तो आप ही लोगों ने ईद मुबारक करके सबको भेज दिया, जो भी आपके परिचय में जो है मुस्लिम वर्ग से संबंधित थे। ऐसा किया होगा, 100% किया था। ठीक है। और उसके पहले होली बीती तो आपने भर भर के होली के भी मैसेज सबको भेजे। आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि होली हमारा त्योहार है और ईद किसी और धर्म का त्योहार है, तो उनको हमें बधाई नहीं देना। ये हमारा सामासिक संस्कृति है।
याद रखिएगा, एक लंबे वर्षों के पश्चात यह विकास होता है। हम देख लीजिए, हम पहले हिंदू धर्म में बटे हुए थे। पहले तो हमारा वैदिक धर्म था जिसको धर्म के रूप में मान्यता नहीं थी। बाद में वह वैदिक धर्म से कहाँ आया, सनातन धर्म के रूप में आया, जहां वैष्णव और शैव धर्म में वह बटा हुआ था। तो हिंदू धर्म ही अपने आप में पूरी तरह से बटा हुआ था। बहुदैववादी दृष्टिकोण से हमने हिंदू धर्म का पालन किया। उसी बीच में पारसी आपके देश में आ गए। उसके बाद फिर अरब और तुर्कों का आगमन हो गया, फिर ईसाइयों का आगमन हो गया। और आप देखिए कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ आपका साहचर्य संबंध कम से कम 400 वर्षों से कम हो। तो यह बताता है कि दूसरे धर्मों के साथ हमारे संबंध की एक दीर्घकालिक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे संघर्ष के स्थान पर सहयोग पर बल हुआ है, सहयोग पर बल दिया गया है। कैसे सहयोग पर बल हुआ, इस बात को समझिएगा। आज दूसरे देशों में यह स्थितियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ऐसे हैं जहां पर मस्जिद आदि बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। कहा जाता है आप रहिए तो, लेकिन आप अपने रिचुअल बिलीव। हमारे यहाँ देखिए, मस्जिदें बिल्कुल एकदम गुंबद के साथ बनती हैं। बड़े सारे यूरोपियन देश हैं जहां पर मस्जिदें गुंबद के रूप में नहीं बनाई जा सकती। तो वह दूसरे धर्मों को अपने धर्म के लिए खतरा मानते हैं। हमारा हिंदू ही धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर दूसरे धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया, और उसके प्रति दुराग्रह आज भले स्थापित किया जा रहा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारे अंदर कोई दुराग्रह नहीं है। उसका कारण क्या है? एक लंबे संबंधों के, सह संबंधों के आधार पर। भाई, आपके यहाँ इस्लाम स्वीकार किसने किया था? वहां से आए तो 2-4 हजार लोग थे, लेकिन ये 4-5 लाख लोगों में कैसे बने? तो वो 2-4 हजार लोग जो आए थे, वो यहीं के लोगों को कन्वर्ट किया उन्होंने, और वो 4-5 लाख में उन्हें बना दिया। तो आज मान लीजिए, मेरा बड़ा भाई जो है, अगर इस्लाम धर्म को अपना लेता, विवशता से अपनाता चाहे स्वेच्छा से अपनाता, उसे अपना लेता, तो वो पहले मेरा भाई होता और बाद में वो किसी दूसरे धर्म का अनुयायी होता। अर्थात इन आधारों पर हमारे यहाँ जो दूसरे धर्म की एक्सेप्टेंस, जिसे आप कहते हैं, ग्राह्यता जो कहते हैं, वह बनी रही, जिससे हमारे देश में कहीं ना कहीं उस कंपोजिट कल्चर का सृजन हुआ। तो अब आप कंपोजिट कल्चर समझ गए होंगे, जो हमारे देश की एक विशिष्टता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो आपका छठा कहता है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। ग्लोरियस, गौरवशाली का मतलब ग्लोरियस। क्यों ग्लोरियस है? क्योंकि यह व्यवस्था दूसरे राष्ट्रों में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण का मतलब प्रिजर्व करें, मतलब उसको बनाए रखें। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे देश की सभ्यता संस्कृति की विशिष्टता है, कंपोजिट कल्चर। तो इसका भी आपका कर्तव्य स्वीकार किया गया 7वें कर्तव्य के रूप में। नेक्स्ट आ जाइए, प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत, वहां स्पष्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। संवर्धन मतलब एनहांसमेंट करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। मतलब जो प्राणी मात्र है उसके प्रति दया रखें। प्राणी मात्र मतलब जिसमें भी प्राण है। अब प्राण किसमें किसमें है? पेड़ पौधों में है और जीव जंतुओं में है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया रखें से मतलब क्या है? आप प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति मत पहुंचाइए। जो जीव जंतु हैं उनका अनावश्यक उनकी उनकी हिंसा उनके प्रति ना करें, और जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनके प्रति दया भाव रखें। मतलब किसी प्रकार के विभेद को वहां क्या करें? हटा दें। तो इस भावना के साथ आपका यह मौलिक कर्तव्य निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट जो मौलिक कर्तव्य है, जो आपका 9वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वां ने 8वां ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमनिज्म की बात आ गई।
मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हमें किसका किसका विकास करना है, तो वहां स्पष्ट है साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसे आप कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच को आपको विकसित करना है। अब साइंटिफिक अप्रोच क्यों कहा गया है, इस बात को समझिए। हमारे समाज में एक दीर्घ का जो गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुप्रथाओं का सृजन था, उसको खंडित करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण को ही समर्थन दिया गया, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया। दूसरा पक्ष आ जाता है मानवतावाद, जिसे आप ह्यूमनिज्म कहते हैं। मतलब हमें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की बजाय हमें मानववादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। मतलब हमें मानव के प्रति करुणापूर्ण संबंध ही मानववाद है। तीसरी चीज ज्ञानार्जन, मतलब जो नॉलेज की अर्निंग है, नॉलेज अर्न करने का दृष्टिकोण है, उसको आपको क्या करना है, सुधारना है और उसका प्रोत्साहन करना है। यह आपका एक कर्तव्य स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त जब आते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति और की सुरक्षा करें। जो पब्लिक एसेट हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, वो चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, चाहे आपकी स्ट्रीट लाइट हो, सब सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब जब आप वायलेंट होते हैं तभी कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति की क्षति होती है। अतः कहा गया है आप सुरक्षित भी रखें उसे तथा हिंसा जैसे व्यवहार से आप दूरी बनाकर रखें। यह भी एक कर्तव्य की श्रेणी में स्थापित किया गया है। 10वां कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो कहा गया है उसमें व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों की, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंस, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब हमारे जो उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का दृष्टिकोण होगा वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों लेवल पर होगा। तो यहाँ याद रखिए, आपके यहाँ एक चीज पर बार बार बल दिया जा रहा है जिसे आप कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं तो उससे व्यक्ति अपना स्वयं का भी विकास करता है और दूसरों को रोजगार दे करके दूसरों का भी विकास करता है। तो सतत विकास हमको किस तरीके का करना है, व्यक्तिक और सामूहिक गतिविधियों का करना, ताकि हमारे साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी हम विकास का अवसर प्रदान करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। जितना हम सफल होंगे उतना ही राष्ट्र की प्रगति होगी। इसलिए व्यक्तिक सामूहिक विकास से राष्ट्र के विकास को कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया। इंडिविजुअल और कलेक्टिव डेवलपमेंट जितना होगा राष्ट्र का विकास उतना ही होगा। यह 10वां मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है। और नेक्स्ट आ जाएगा 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि आपके 46वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जहां स्पष्ट किया गया कि माता पिता या संरक्षक अपने माता पिता या संरक्षक, मतलब माता पिता अगर हैं तो वो, वरना कोई और अगर गार्डियन है तो वह गार्डियन वहां पर काउंट होगा। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को राज्य द्वारा प्रदत्त की जाने वाली निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य स्थापित किया गया था और इसके माध्यम से हमारे देश के संविधान में वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनय पूछ रहे हैं पहला और 5वां। अब तो आपके पास लिखे हुए फॉर्म में है। पहला हमने आपको बताया संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान,
इनका आपको क्या करना है, इनका आपको आदर करना है। और पांचवें की जब आप बात करते हैं तो पांचवें में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब हार्मनी, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र अर्थात प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से अलग हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के लिए अहितकर हों। तो पहला और पांचवा यह है यहाँ पर। कोई प्रश्न और हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़े आपके साथ। कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड हो, जहां आपको डाउट हो, पूछ सकते हैं। समय दे रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए इसमें। मौलिक कर्तव्यों से देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है हमने बता दिए, क्यों है हमने बता दिया आपको। इसके बाद हमने आपको मौलिक कर्तव्यों को बता दिया, उनकी प्रकृति बता दी। तो वो सारे जितने भी पक्ष हैं, और हमने एक एक मौलिक कर्तव्यों को एलिबरेट भी कर दिया कि किस तरीके से उनका एलिबरेशन है। आगे बढ़ें सर। मेंस में इसके क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं? मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मौलिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न ही पूछा गया। हनन के संबंध में आपको मैंने स्पष्ट किया कि नैतिक दायित्व सौंपा गया है। नैतिक दायित्व का मतलब यहाँ पर क्या है कि नैतिक दायित्व का मतलब कि मानने के संदर्भ में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन संसद को अधिकार दिया गया है कि वो विधिक बाध्यताओं की स्थापना कर सकता है हनन के संदर्भ में। तो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम के संदर्भ में विधिक बाध्यताओं की स्थापना की गई है वहां पर। और कोई प्रश्न? फंडामेंटल ड्यूटी राज्य नागरिकों के लिए नागरिकों दोनों में लागू होता है। राज्य नागरिकों से क्या तात्पर्य है प्रज्ञा? मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली नागरिकों के लिए दिए गए कर्तव्य हैं, गैर नागरिकों के लिए इसकी बाध्यता स्थापित नहीं होती। सर ये गैर नागरिकों के लिए क्यों नहीं है? भाई गैर नागरिक के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपके देश का नागरिक नहीं है, अतः आपके देश के प्रति उसका कोई बहुत ज्यादा समर्पण नहीं है। और समर्पण नहीं है तो आप उसके लिए उससे अपेक्षाएं भी उस स्तर पर नहीं कर सकते हैं, अतः इसे नागरिकों के लिए ही स्थापित किया गया। याद रखिए, आपके लिए अभिषेक, जो नेशनल एंथम है और जो आपका ध्वज है, उसके संदर्भ में कोई डिस्प्यूट है नहीं। उसके संदर्भ में नेशनल एंथम और आपके राष्ट्र ध्वज के लिए ध्वज संहिता का निर्माण किया गया है, जिसको गाने, जिसका अनुसरण करने, इवन फ्लैग पोल की साइज, उसके प्लेटफॉर्म, सबका आकार दिया गया है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध आपके लिए कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक देवेंद्र, उदारवाद, नव उदारवाद, नक्सलवाद, माओवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, इन विचारधाराओं को थोड़ा थोड़ा समझा देना सर जी। समय का अभाव हो तो क्लास के लास्ट में। आपने इतने वाद पूछ लिए कि इसके बाद कोई वाद बचा नहीं, विकासवाद बचेगा उसके बाद। तो देवेंद्र एक काम कीजिएगा, एक एक करके पूछते जाएंगे, ठीक है? या एक एक करके, या किसी दिन अभी आगे आएंगे तो हम उसको करा देंगे, ठीक है? क्योंकि बड़ी सारी चीजें हैं और ये अपने आप में, आपने जो वाद कहा है उस पर एक एक किताबें लिखी गई हैं, इसलिए वहां पर जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को करेंगे, ठीक है? बाद में करेंगे।
सर कोई वर्मा कमेटी आई थी। अक्षय वर्मा कमेटी 1999 में आई थी और उसने यह निर्देश दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों के लागू करने के संदर्भ में विधिक कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो वर्मा कमेटी का संबंध जो है वो विधिक कानूनों के निर्देशों के संदर्भ में स्थापित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे ऐतिहासिक कारण, कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है। इसके संदर्भ में केवल प्रारंभिक स्तर पर स्थापित किए गए जो अनुभव थे हमारे, कि हमने नागरिकों को अधिकार तो खूब दे दिया, उनके कर्तव्य नहीं है। तो राज्य के प्रति जो एक दृष्टिकोण था, आपको याद होगा कि आपने स्वतंत्रता के बाद से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया। जब देश स्वतंत्र हुआ तभी आप पाकिस्तान से भिड़ गए, ठीक है। वो प्रारंभिक युद्ध के रूप में नहीं मानते, लेकिन भिड़े तो आप पहले भी थे कश्मीर को लेकर के। उसके बाद फिर आप पहुंच गए कहां पर, चाइना पहुंच गए, फिर आप पाकिस्तान से लड़ लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप निरंतर संघर्ष में रहे और यह माना गया कि कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश संकट में विद्यमान है। और वह जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का भाव जो स्थापित होगा, वो कैसे स्थापित होगा? तो यह माना गया कि इस भक्ति के भाव की स्थापना में कर्तव्य और अधिकारों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो आप देख लीजिए कि इन कर्तव्यों के माध्यम से नागरिक अपना समर्पण राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। इसलिए इस पक्ष को हमारे यहाँ स्थापित किया गया। इसके पीछे कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक। क्योंकि हमने आपको बताया कि लोकतांत्रिक देशों में भारत और जापान जैसे देश के संविधान में ही मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई, बाकी देशों के संविधान में इसे स्थान प्रदान नहीं किया गया है। आगे बढ़ें अगर आप सभी की अनुमति हो तो। बढ़ जाएं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आपने अपने 4 भागों को बेसिकली कर लिया, 1 2 3 4। भाग 5 पर आते हैं तो बेसिकली संघ की बात की गई है और उस संघ के अंतर्गत राज्य से जुड़े हुए सभी पक्षों को स्थापित किया गया है, ठीक है। 5 अध्यायों में कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो एक बड़ा पक्ष इसके स्तर पर स्थापित होता है, ठीक है। थोड़ी सी चीज हमें यहाँ राज्य और सरकारों से समझ लेना चाहिए, तब हम शायद संघ वाले उस पक्ष को ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वाले पक्ष पर। सबसे पहले जब हम, सर ये फंडामेंटल ड्यूटी हर नागरिकों को नहीं पता, उन तक इन्हें कैसे पहुंचाएंगे? दोस्त, अगर आप इस दिशा में ऑलरेडी प्रयास किया जाता है, एनसीईआरटी की किताबों में उनको छापा जाता है कि बच्चा अपने बचपन के प्रक्रम से उसे स्थापित करे। देश की सर्वोच्च विधि संविधान की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में वस्तुतः अभी भी बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। कभी किसी गरीब आदमी से आप इस बारे में चर्चा कीजिएगा कि संविधान के बारे में कुछ जानते हो, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि हमारे यहाँ जो संविधान या इस तरीके की जो चीजें हैं वो अध्यापन से सुनिश्चित होती हैं, व्यवहार से सुनिश्चित नहीं होती है। ना कानून की चीजें, ना संविधान की चीजें, ना विधायन की चीजें। अर्थात हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसे लगता है कि यह चुनौतियां अगर पार हो जाएंगी तो बाकी सब चीजें उसके देश में अच्छी है। आप ही को बहुत सारे ऐसे विधायन बने हुए हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये चुनौतियां हमारे यहाँ इसीलिए है, हालांकि सरकार समय समय पर अपने प्रयासों से इसे बताने का प्रयास आपको जरूर करती है, वो भले चाहे योजनाओं के माध्यम से ही क्यों ना करे, ठीक। चलिए, सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि जब आप संघ की बात करते हैं तो संघ के अंतर्गत एक राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, अब आपको अलग से कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना भी चाहिए, ताकि आप संघ वाली जो अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए वहां पर, ठीक।
अंजलि, फ्लैग का सभी सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आ चुकी हैं वहां पर। जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ किस चीज का, तो हम कहते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने का मतलब क्या है, तो जो भौगोलिक क्षेत्र राज्यों के अंतर्गत हैं उन सबको मिलाकर के हमने भारत का निर्माण कर दिया। तो जब भी राज्य की बात की जाती, यहां याद रखिए, हम आप जब भी ऐसे स्टेट की बात करते हैं तो हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की संकल्पना की बात करते हैं। जो प्रदेश को जो आप राज्य कहते हैं उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ राज्य का मतलब है नेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम राज्य की बात करते हैं तो पहले राज्य को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम सरकार पर आएंगे, फिर हम बाकी चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य बेसिकली 4 महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर के बनता है। जानने का प्रयास कीजिएगा इसको, बहुत बार आपको 3 मार्कर में भी ये काम आएगा। राज्य 4 महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर के बनता है, जिसमें पहला जो पक्ष स्थापित होता है वह स्थापित होता है एक निश्चित भूभाग। मतलब नेशन स्टेट के लिए जो सबसे पहले जो चीज है वो निश्चित भूभाग है। भारत का जब आप नक्शा देखते हैं तो आप बताते हैं कि इस आकार का जो नक्शा है वो भारत है। आप देखते ही तुरंत बता देते हैं अरे ये भारत का नक्शा है। या अगर कहीं उसका रिफ्लेक्शन होता है तो आप कहते हैं देखो भारत के नक्शे जैसा है। तो वह बताता है कि भारत का एक निश्चित भू क्षेत्र है। तो राज्य के लिए पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वह एक निश्चित भू क्षेत्र होना स्वीकार किया जाता है। दूसरा पक्ष जो उससे जुड़ा हुआ है वह उस भू क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या जुड़ी होती है। तो दूसरा पक्ष जो स्थापित होता है वह जनसंख्या से जुड़ा होता है। तीसरी चीज जो स्वीकार की जाती है वो सरकार स्वीकार की जाती है। बिना सरकार के कोई भी राज्य नहीं बनता है। अभी सरकार पर भी आएंगे कि सरकार क्या होती है, या हम चर्चा कर ही देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। राज्य की संस्था के रूप में सरकार को स्वीकार किया जाता है। फिर इसे समझिएगा, राज्य की संस्था के रूप में सरकार को स्वीकार किया जाता है। अर्थात सरकार लोगों के समूह तथा राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करती है। अर्थात राज्य के निर्देशों की स्थापना करने वाली जो संस्था होती है उसे आप सरकार मानते हैं। इसीलिए राज्य की संस्था के रूप में सरकार को स्वीकार किया जाता है। तो हमने कहा पहला पक्ष स्थापित होता है राज्य में निश्चित भूभाग, दूसरा पक्ष स्थापित होता है उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, तीसरा पक्ष स्थापित होता है उसमें सरकार, और चौथा पक्ष जो स्थापित होता है वह स्थापित होता है सरकार की संप्रभुता। मतलब गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी। मतलब जो सरकार है जो राज्य के निर्देशों का पालन करा रही है, जो जो हमारे राज्य में गतिविधियों का नियंत्रण सुनिश्चित कर रही है, वह जो संस्था है वह संप्रभु हो। अर्थात अपने निर्णयों के निर्धारण के लिए वह किसी बाह्य शक्ति पर आश्रित न हो, तब जाकर के वह एक राज्य माना जाता है। याद कीजिए 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, भारत एक उपनिवेश था। तो क्यों भारत एक उपनिवेश था, कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर रहा हूं आपकी। भारत क्यों एक उपनिवेश था, जबकि भारत राज्य के बहुत सारे दायरों को क्लियर करता था। एक निश्चित भू क्षेत्र को स्वीकार किया जाता था, रहने वाली जनसंख्या विद्यमान थी, गवर्नर जनरल के नेतृत्व में हमारे यहाँ सरकार भी थी, लेकिन वह सरकार संप्रभु नहीं थी। संप्रभु नहीं का मतलब उसके निर्णयों का निर्धारण कोई बाहर देश की संस्था के द्वारा किया जा रहा था। अतः भारत एक कोलोनियल स्टेट के रूप में विद्यमान था। भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान नहीं था। अगर इसे परिभाषित करना चाहें
तो राज्य लिख लीजिएगा, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। धीमे धीमे बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। राज्य मनुष्यों के उस समुदाय, राज्य मनुष्यों के उस समुदाय से संबद्ध है जो एक, राज्य मनुष्यों के समुदाय से संबद्ध है जो एक निश्चित भूभाग में, निश्चित भूभाग में स्थायी रूप में बसा हो, जो किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से, बाह्य शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र हो, तथा वहां एक ऐसी, तथा वहां एक ऐसी सुसंगठित सरकार, एक ऐसी सुसंगठित सरकार विद्यमान हो जिसके आदेश व निर्देशों, जिसके आदेश व निर्देशों का पालन करने के वहां के निवासी अभ्यस्त हों, पालन करने के लिए वहां के निवासी अभ्यस्त हों, अभ्यस्त हों, अभ्यस्त का मतलब यूज टू हों। ये हो गया आपका राज्य। फिर से याद रखिएगा, राज्य में 4 महत्वपूर्ण अवयव स्वीकार किए जाते हैं। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा निवास करने वाली जनसंख्या, तीसरा विद्यमान सरकार, और चौथा राज्य की संप्रभु शक्ति या सरकार की संप्रभु शक्ति। ये 4 चीजें मिलकर के नेशन स्टेट की स्थापना करती हैं। हमने आपको बता दिया कि सरकार क्या है। तो सरकार राज्य की ये भी लिख लीजिएगा यहां पर, चलिए। सरकार राज्य की संस्था है, सरकार राज्य की संस्था है जिसके माध्यम से राज्य की गतिविधियों का, राज्य की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो राज्य जो है वो अमूर्त हो गया और सरकार जो हो गई वो मूर्त हो गई। मतलब हम बेसिकली राज्य को पहचानने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ही देखते हैं, सरकार के माध्यम से ही हम राज्य को जानने का प्रयास करते हैं। अब जब हमने कहा कि सरकार राज्य का अंग है जो राज्य की गतिविधियों का संचालन करती है, तो सरकार के अंग क्या हैं? इन्हीं को आप राज्य के अंग के रूप में मानते हैं। तो सरकार या राज्य के 3 अंग स्वीकार किए जाते हैं। यहां याद रखिएगा, सरकार या राज्य के 3 अंग स्वीकार किए जाते हैं। एक होती है आपकी कार्यपालिका, पहला होती है कार्यपालिका, जहां कार्यपालिका राज्य की इच्छा को लागू कराने का कार्य करती है।
कार्यपालिका राज्य की इच्छा को लागू कराने का कार्य करती है। अब राज्य की इच्छा कैसे डिफाइन होगी? हमारे संविधान के माध्यम से। तो जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वो सब कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो यहां याद रखिएगा, राज्य की इच्छा को लागू कराने वाला अंग कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक। अब प्रश्न बनता है कि साहब कार्यपालिका का रूप कैसा है? तो यहां याद रखिएगा, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल आपकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। दोनों का अंतर समझ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब हम आपकी राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं तो उसे स्थायी कार्यपालिका नहीं माना जाता, इसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। मतलब जो सरकार आप चुनते हैं वो एक निश्चित समय के लिए विद्यमान होती है, और वो निश्चित समय के पहले भी उसे हटाया जा सकता है, और बहुत ज्यादा चलेगी 5 वर्ष चलेगी। फिर एक दूसरी कार्यपालिका आएगी, भले चाहे वही हो लेकिन प्रक्रिया बदल जाएगी उसमें। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो अस्थायी होती है, उससे मंत्री परिषद जुड़ा होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जुड़े होते हैं। तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप जानते हैं कि जब मंत्री परिषद की बात की जाती है तो 3 मंत्री आ जाते हैं। उससे जुड़ा हुआ आपका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तथा इसका स्वरूप संकीर्ण होता है, मतलब ये नैरो होती है, ये बहुत ज्यादा विस्तृत स्वीकार नहीं की जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की, तो ये स्थायी होती है। यह स्थायी होती है। स्थायी होने का मतलब इसका जो, जैसे आप जब प्रशासक बनेंगे तो प्रशासक बनने के बाद जो है, आप मान लीजिए 25 वर्ष की अवस्था में बन रहे हैं, 30 वर्ष की अवस्था में बन रहे हैं, 35 वर्ष की अवस्था में बन रहे हैं, लेकिन आप 60 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तो इस रूप में यह स्थायी स्वरूप वाली होती है। तथा यहाँ लोक सेवकों का समूह स्थापित होता है। वहां पर कौन हो रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मंत्री परिषद आ रहे हैं, और इस प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत लोक सेवकों का समूह जो है वह स्थापित होता है। अतः इस आधार पर कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। अक्षय ने लिखा है डीपीएसपी के मूलभूत मान्यताएं, डीपीएसपी की मूलभूत मान्यताएं, एमपीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है। मूलभूत मान्यताएं क्या हैं उसमें, जिससे लोक कल्याण, मतलब जितना भी आपने अभी बता देते हैं अक्षय, जो आपने सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक मतलब दस्तावेज के रूप में लिखा है, वही उसकी मूलभूत मान्यताओं की स्पष्टता करती है। तो वो लिख देंगे तो यहाँ मूलभूत मान्यताएं आ जाएंगी। परमानेंट कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? परमानेंट अनुज, परमानेंट, परमानेंट मत कहिए उसे, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहिए, प्रशासकीय कार्यपालिका। प्रशासकीय कार्यपालिका के अंतर्गत आपके जितने भी लोक सेवक हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रशासन की कार्यपालिका की प्रतिस्थापना करते हैं। ठीक है, मतलब कार्यपालिका के निर्देशों का एग्जीक्यूशन जितने लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि फिर आपने कहा कि दो प्रकार के लोग हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दूसरा आपका क्या है? देखिए ये सब किताबें एलिबरेट नहीं करती हैं, और पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो कंसेप्ट की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। अब हमारे पास समय का उस तरीके का अभाव नहीं है, उस तरीके का कोई गैप नहीं है, तो हम इसे आपको बता भी सकते हैं, ताकि अब आप जब भी किताब खोलें या कभी भी आप यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, तब शायद आप उसके आंसर तक आएंगे वहां पर। ठीक है।
तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में बताए तो आपके आईएएस आ जाएंगे, पीएससी के लोग आ जाएंगे, ये सारे आपके यहाँ जो है आपके इसी मतलब लोक सेवक जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे यूपीएससी से आए चाहे आपके पीएससी से चुने जाए, वो सब इसका हिस्सा होंगे। या दूसरी परीक्षाओं से भी जो लोक सेवक हैं, जैसे आपके यहाँ पीडब्ल्यूडी में है, सिंचाई विभाग में है, वो सब इस पे आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और इसी को एलेबरेट कर रहे हैं आपको, ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। जब हमने कहा कि कार्यपालिका का दो रूप है, एक राजनीतिक कार्यपालिका है, प्रशासनिक कार्यपालिका है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है उसके भी कई प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, उसके कई प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ याद रखने वाली चीज है, आप उसको मुख्यतया दो रूपों में विभाजित करते हैं। एक संसदीय कार्यपालिका कहते हैं, और जिसे आप संसदीय प्रणाली कहते हैं, और दूसरी को आप कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षीय कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। और तीसरा इसमें आ जाता है अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भी इसे कहते हैं। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा एलेबरेट कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप। जब हम बात कर रहे हैं संसदीय कार्यपालिका, तो सरकार का जो प्रमुख होता है इसमें वो प्रधानमंत्री होता है। पहली चीज, संसदीय शासन प्रणाली में विस्तार से हमने पीछे चर्चा की है। विधायिका में बहुमत प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कहीं ना कहीं अपनी सरकार का मतलब जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है विधायिका में, वो प्रधानमंत्री पद के रूप में वहां पर स्थापित होता है, तथा विधायिका के प्रति वह उत्तरदायी भी होता है संसदीय शासन प्रणाली में। इसके अतिरिक्त देश का प्रमुख जो होगा, देश का जो प्रमुख होगा वह राजा भी हो सकता है या कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रमुख हो सकता है, जिसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में चुना जाए, जिसे आप मुख्यतया राष्ट्रपति के रूप में अपने यहाँ जानते हैं, और ब्रिटेन में आप जानते हैं किस रूप में, ब्रिटेन में आप उसको कहते हैं आपके रानी के रूप में, विक्टोरिया के रूप में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि इस तरीके की प्रक्रिया कहाँ कहाँ स्थापित की गई है, तो हम भारत के स्तर पर मानते हैं इसे लागू किया गया है, ब्रिटेन के स्तर पर इसे मानते हैं लागू किया गया है, और तीसरा जो है कनाडा के स्तर पर मानते हैं इसे लागू किया गया। तो संसदीय प्रणाली को यहाँ लागू किया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति इसमें देश का प्रमुख होता है, वह सरकार का भी प्रमुख होता है, तथा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, वहां प्रधानमंत्री जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। और जो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता जैसे संसदीय प्रणाली में होता है। तो इस प्रकार के अंतर जो है हम यहाँ पर अध्यक्षात्मक स्वीकार करते हैं। तीसरा जो नया शब्द आपने सुना है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं, तो अर्ध अध्यक्षात्मक जो है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक को मिला करके बना हुआ है। अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दूसरी चीज, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही होता है। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और राष्ट्रपति जो डेली वर्क्स होते हैं, मतलब जो सरकार के काम होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जो है करने का कार्य करता है। मतलब जैसे सामान्यतया राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री होता है तो वो उपेक्षित दृष्टिकोण से कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दैनंदिन कार्यों में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप संपन्न होता है। अब प्रश्न बनता है, संसदीय प्रणाली तो साहब हमने बता दिया भारत, कनाडा, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों में।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि अमेरिका में है, ब्राजील में है, इन देशों में है। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ विद्यमान है? तो जब हम अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करते हैं, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। फ्रांस के साथ साथ रूस में और श्रीलंका जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां भी अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार का प्रक्रम हम वहां मानते हैं। ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि आपको हमने राजनीतिक कार्यपालिका को भी बता दिया कि इसके 3 स्वरूप स्वीकार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम बात करें कि वर्गों में कहां-कहां कार्यपालिका हमें देखने को मिलती है, कार्यपालिका का अस्तित्व हमको कहां-कहां देखने को मिलता है, तो कार्यपालिका का अस्तित्व हमको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। उन जगहों की जब हम बात करते हैं, तो संघ के स्तर पर हमें कार्यपालिका दिखाई देती है। आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की बात करते हैं। विनय, वीडियो पॉज हो रहा है, क्या आप लोगों को विजुअल और ऑडियो क्लियरिटी है? मुझे बता दें। विजुअल और ऑडियो क्लियरिटी है? यस सर, जी सर, ठीक है सर। विनय, आपके यहाँ थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, उसको देख लीजिए। नहीं सर, सब ठीक है। चलिए, धन्यवाद, सब ठीक है। तो चलिए, हमने कहा कि संघ के स्तर पर आपकी कार्यपालिका विद्यमान होती है, और उसको हमने बताया कि केंद्र सरकार जो है वो संघ के स्तर पर कार्यपालिका की स्थापना करती है। राज्य के स्तर पर कार्यपालिका विद्यमान होती है, तो आपके यहाँ राज्य सरकार जो है वो राज्य के स्तर पर कार्यपालिका का सृजन करता है। स्थानीय शासन के स्तर पर कार्यपालिका विद्यमान होती है। याद कीजिए, जो सरपंच वगैरह का चुनाव स्थापित हो रहा है और सरपंच आदि को आप कार्य करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका का स्वरूप स्थापित हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर कार्यपालिका का स्वरूप स्थापित होता है। यूनियन टेरिटरी जिसे आप कहते हैं, दिल्ली और पौडीचेरी जैसी जगहों पर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वहां पर कार्यपालिका में वहां पर विधानमंडल विद्यमान है और बाकी संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके यहाँ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की विशिष्ट प्रावधान की स्थापना की गई है। याद कीजिए, आपकी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो विशिष्ट और जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं, जिसमें आप 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इनकी भी बात करते हैं, तो वहां के लिए एक विशिष्ट कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसकी स्थापना जो है वहां पर स्वीकार किया गया है। तो इन आधारों पर हम बात मानते हैं कि कार्यपालिका जो है वो इन सारी जगहों पर कार्य करती, कहाँ? संघ के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, संघ शासित क्षेत्र के स्तर पर, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर, और फिर हमने कहा आपके जनजातीय और आपके आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में भी इसको स्वीकार किया जाता है। सचिन, अनुसूचित आपके यूनियन टेरिटरी में केंद्र के निर्देशों पर प्रशासक काम करता है। ठीक, केंद्र के निर्देशों पर वह काम करता है। अंजलि कुछ पूछ रही थी, वो छूट गया है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर में हम लोग भी, फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल आएंगे अंजलि, अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि आप फ्यूचर में आ जाएंगी। चलिए, हम अपेक्षा भी करेंगे कि आप लोग फ्यूचर में आ जाएं। ठीक है। तो ये पक्ष स्थापित हो गया आपकी कार्यपालिका के स्तर पर। अब इससे ज्यादा आपको एलेबरेट करने की जरूरत है नहीं। कार्यपालिका क्या है? तो हमने कहा कि सरकार के अंग के रूप में वह कार्य करता है। जो भी उसकी इच्छा, मंशा या लक्ष्य होते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने का कार्य जो है कार्यपालिका करता है। अब इसके अलावा जो सरकार का दूसरा अंग होता है वह विधायिका होता है। आप सभी को पता है कि विधि की स्थापना का कार्य जो करता है वो विधायिका करती है। और तीसरा जो आपने किया है, न्यायपालिका, जो कि विधि के उल्लंघन की अवस्था में न्याय के सुनिश्चितीकरण का कार्य जो करती है, वह करती है आपकी
न्यायपालिका। अर्थात यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में इस प्रकार का विभाजन स्वीकार किया जाता है, अधिकारिता का विभाजन किया गया है, और इन्हीं आधारों पर आपके यहाँ व्यवस्थित प्रावधान कहीं ना कहीं भाग 5 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं, अब हमने आपको राज्य बता दिया, हमने आपको सरकार बता दिया, हमने आपको सरकार के अंग बता दिया, हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बता दी। यहां से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वहां पर आप पूछ लीजिए। यून आगे बढ़े अगर अनुमति हो तो आप लोगों की। ड्यूटी का नहीं, याद रखिए राहुल, यूनियन टेरिटरी में जो जहां आप बात कर रहे हैं दिल्ली और पुडुचेरी जैसी जगह पर, जहां पर विधानमंडल विद्यमान है, वहां पर जो आपका उपराज्यपाल होता है, उसको स्थापित सरकार के निर्णयों को परिवर्तित करने या रोक दिए जाने का पूरा अधिकार होता है। यूनियन टेरिटरी में उसको ज्यादा अधिकार मिले होते हैं स्थापित सरकार की तुलना में। देखिए, समय समय पे केजरीवाल कभी भी सड़क पर बैठ जाते हैं, चौराहे पर बैठ जाते हैं एलजी का विरोध करते हुए। और कोई प्रश्न? बिल्कुल, संसद को यह अधिकार दिया गया है अंजलि, भाग 3 अगर आपको याद हो, तो उसके माध्यम से वो किसी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो संसद जब भी यह समझेगी तो साधारण बहुमत के आधार पर उसे बना सकती है। एक मिनट। सुन सोनालिका, आपका जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला प्रश्न है, उसमें उसका उत्तर यही है कि वह जनता के प्रति, क्योंकि जनता उसे डायरेक्ट इलेक्ट करती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। समय समय पर आप देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति और वहां सीनेट के बीच में विवाद आपको सुनने को मिल जाता है, तो उसका कारण यह है कि राष्ट्रपति उसका ध्यान ही नहीं देता है। अभी पीछे याद कीजिए कि उनके विरुद्ध महाभियोग लाने की बात थी, उस पर ध्यान ही नहीं था उनका। अनुच्छेद 2 और 3 एन इसके बताया गया है, हाँ बिल्कुल बताया गया है। 2 में संसद को अधिकार दिया गया है, 3 में जो है कैसे बनेगा यह बताया गया है। दोस्तों आगे बढ़ूं मैं, अनुमति है मुझे? जी, मिल गई अनुमति, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद 23-24, बधुआ मजदूरी को आपने निषेधित किया और मैं ही हूं आपका बधुआ मजदूर। चलिए खैर विषय पर आते हैं। इसे संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा, सबसे पहले जानने की जरूरत जो इसमें स्वीकार की गई है, भाग 5 बेसिकली संघ को डिफाइन करता है, ठीक है। और भाग 5 का जो पक्ष स्थापित होता है वो 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें कार्यपालिका भी है, इसमें विधायिका भी है और इसमें न्यायपालिका भी है। अर्थात जो भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 151 तक जाता है। मतलब लगभग 100 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है, अर्थात एक बड़ा पक्ष स्थापित होता है।
इसे आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा कि भाग 5 के अंतर्गत टोटल 5 अध्याय स्वीकार किए जाते हैं। जो पहला अध्याय है वह कार्यपालिका को डिफाइन करता है। पहला अध्याय जो है वो कार्यपालिका को डिफाइन करता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक कार्यपालिका को स्पष्ट किया गया है। अब प्रश्न बनता है, भारत में कार्यपालिका के अंग के रूप में किसे किसे स्वीकार किया गया है? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। ठीक है। हालांकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी महान्यायवादी को भी आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में महान्यायवादी को भी जो है आपके इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये 5 चीजें मिलकर कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये 5 चीज मिलकर के आप यहाँ कार्यपालिका का सृजन करते हैं। तो इन 5 चीजों के बारे में, 5 पदों के बारे में आपको आर्टिकल 52 से 78 के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय जो है वह संसद को डिफाइन करता है, पार्लियामेंट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 के बीच में। ठीक है। अनुज अगर होते तो मैं आपको बता देता। उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे पदों का कहीं भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, अर्थात वो हमारे संविधान के प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कार्यपालिका के अंग स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ठीक। दूसरा जो भाग है वह संसद को स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेकर के 122 मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक का जो अनुच्छेद है वो अध्याय 2 अर्थात संसद को डिफाइन करता है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली को विस्तार से हमें बता देता है। तीसरा भाग जो इसमें तीसरा अध्याय स्थापित होता है वह है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का, मतलब आपका लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसको डिफाइन करता है आपका भाग 3, जिसे आर्टिकल 123 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पावर को डिफाइन करता है। सुहेल, मैंने असंवैधानिक नहीं कहा है, लेकिन याद रखिएगा इसकी संवैधानिक स्तर पर इसकी व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है, ना उप मुख्यमंत्री की ना उप प्रधानमंत्री की। इसको संवैधानिक पद के रूप में मान्यता नहीं दी गई, न उसका कोई शपथ का जो उप प्रधानमंत्री होता है आपके यहाँ या उप मुख्यमंत्री होता है, वो जो कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ होती है वही शपथ लेता है, क्योंकि उसके पद का कोई उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया। अभी हम आगे आएंगे तो उस पर डिफाइन भी करेंगे आपको, अभी परेशान मत होइए, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, न उनके वेतन भत्तों की विशेषता है, न उनके अधिकारों की। ठीक है। अध्याय 3 की जब हम बात करते हैं तो अध्याय 3 हमने बताया कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को बताता है, डिफाइन करता है किसको? लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 जो है वह उसको वहां पर स्पष्ट करता है। ठीक। फिर आ जाइए अध्याय 4, मतलब इस तरीके से, चूंकि आप इसको पढ़ते नहीं हैं, अध्याय 4 की जब हम बात करते हैं तो वह संघ की न्यायपालिका की बात करता है। संघ की न्यायपालिका का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय, जिसका उल्लेख किया गया 124 से लेकर के 147 के बीच में, 124 से लेकर के 147 के बीच में अध्याय 4 का उल्लेख किया गया है। ठीक। और नेक्स्ट आता है अध्याय 5।
जो कि बेसिकली सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है। आर्टिकल 148 से लेकर के, मतलब 148 से लेकर के 151 आर्टिकल 151 के बीच में सीएजी का उल्लेख किया गया है। और ये 5 अध्याय मिलकर के हमारे यहाँ संघ को डिफाइन करते हैं, यूनियन को डिफाइन करते हैं, यह भाग। तो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि आप लोग बेयर एक्ट कभी उस तरीके से पढ़ते नहीं हैं। जो आपकी किताबें हैं उनमें सीधे उठा करके भाग 5 में राष्ट्रपति शुरू कर देते हैं, उपराष्ट्रपति शुरू कर देते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और आप कभी इस तरीके से अंतर सुनिश्चित नहीं करते हैं, अंतर सुनिश्चित नहीं करते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच में हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है संघ का, ठीक, जिसमें हमने कार्यपालिका संघ की, हमने आपका संसद या विधायिका संघ की, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, चौथा संघ की न्यायपालिका, और पांचवा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन 5 अध्यायों में संघ को डिफाइन किया गया है। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी प्रश्न। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। सर, एक स्टेट 2 या ज्यादा वाइस सीएम, ऐसा केवल मतलब आप कहते हैं ना शक्ति संतुलन के लिए किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो मतलब जब कई सारे धुरंधर हो जाते हैं, हो सकता है भविष्य में आपके यहाँ भी हो जाए। शिवराज जी के साथ साथ जो है नरोत्तम मिश्रा जी, और कोई और मिश्रा जी, इमरती देवी और जलेबी देवी, ऐसे बहुत सारे लोग भी वहां बन सकते हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल बन सकता है, चूंकि संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ओथ नहीं कोई विशेष दिलाई जा रही है। अब क्या हो सकता है, उनका जो प्रोटोकॉल होगा वो सामान्य मंत्रियों से और मुख्यमंत्री के बीच में हो जाएगा, मतलब वह सामान्य मंत्रियों से ऊपर प्रोटोकॉल में काउंट होंगे। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, अब थोड़ा सा हम जो है आपसे चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के संदर्भ में। हमने ये कहा कि हमारा जो देश है उसने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। हालांकि कहीं भी संविधान में इस बात को लिखा नहीं गया है कि भारत के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है या भारत संसदीय प्रणाली वाला देश है। लेकिन जब हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को एनालिसिस करते हैं तो हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वह संसदीय प्रणाली की ओर झुकी हुई है। लेकिन हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से संसदीय प्रणाली की ओर झुकी हुई है, यह स्पष्ट रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है इसे समझ लीजिए। अभी आपने सीमित रूप में संसदीय अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अध्ययन किया था, जो पीछे हमने बताया था। भारत का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति ना पूरी तरह संसदीय में दिखाई देता है, न पूरी तरह अध्यक्षात्मक में दिखाई देता है, और न पूरी तरह अर्ध अध्यक्षात्मक में दिखाई देता है।
मतलब उसका जो नेचर है वो विशिष्ट रूप में ही हमें प्रदर्शित होता है। अब वो विशिष्टता कैसे परिलक्षित होती है इसको देख लीजिए आप लोग। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख तो माना जाता है, इसे नकारा नहीं जाता है। हालांकि वो सरकार का भी प्रमुख माना जाता है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। हम यह मानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। अध्यक्षात्मक से और अर्ध अध्यक्षात्मक से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन हमारे यहाँ का राष्ट्रपति पूरी तरह से नाम मात्र का प्रमुख नहीं है। अर्थात जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति बहुत सारी स्वविवेकी शक्तियां रखता है। और अभी आप चर्चा भी करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंस में आपके ऐसे ही प्रश्न राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। और उन स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रपति का पद अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो संसदीय शासन प्रणाली में चूंकि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए, अर्थात उप प्रधानमंत्री पद को स्थापित होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री पद की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और किसकी व्यवस्था की गई है? उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अब उपराष्ट्रपति अभी आप पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, तो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो व्यवहार करता है उसके लेवल पर माना गया है कि उपराष्ट्रपति का कोई दायित्व नहीं होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में वह कोई कार्य नहीं करता है सोने के अलावा। इवन वेतन भी उसे उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता। तो उपराष्ट्रपति की महत्ता क्या है? तो उपराष्ट्रपति की महत्ता केवल और केवल राष्ट्रपति के कारण है। चूंकि हमारी राज व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, अतः राष्ट्रपति पद की महत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के सब्स्टिट्यूट के रूप में, मतलब उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति की स्थापना की गई है। भाई आप कहते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या करता है? जब राष्ट्रपति पद पर न हो तो वह उस पद पर स्थापित होता है, तब तक जब तक राष्ट्रपति न स्थापित हो जाए। और स्थापित ही नहीं होता है बल्कि वह राष्ट्रपति के उन सभी दायित्वों को निर्वहित करता है उपराष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति पद की स्थापना नहीं हो जाती है। तो इस रूप में हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक तीनों से पूरी तरह से विशिष्ट है। यह विशिष्टता ही हमारे राष्ट्रपति पद को अलग से प्रतिस्थापित कर देती है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रपति, ठीक है? क्योंकि गला बहुत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा लगातार बोलने पर मुझे दिक्कत जा रही है और बीच भंवर में छोड़ना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि आज आधा घंटा देर से शुरू किया मैंने, तो इस राष्ट्रपति वाले पक्ष को अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं इसे कल कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि गला ठीक नहीं है तो बोलने में थोड़ी सी मुझे समस्या जा रही है। मैं हालांकि लगातार गर्म पानी वानी पी रहा हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। तो राष्ट्रपति वाला पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रपति पर विचार करने के प्रक्रम में ही हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए मेन से सारे प्रश्न उठा लेंगे। आज यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आपने कंसेप्चुअल पार्ट में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है? तो उसको कम से कम ध्यान में रखेंगे तो अब का जो पक्ष स्थापित होगा वह आपके लिए इजी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसकी चर्चा को अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए मुझसे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो। नैसर्गिक न्याय थोड़ा समझा दीजिए। ओके, नैसर्गिक न्याय की जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है उसमें कहा जाता है व्यक्ति स्वयं के लिए सही न्याय की स्थापना नहीं करता, सही निर्देशों की स्थापना, मतलब हम अपने प्रति बायस्ड होते हैं। अतः यह माना जाता है कि व्यक्ति को स्वयं के लिए न्यायिक निर्णयों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है तो वह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करता है।
सदैव न्याय के लिए देखिए किसी तीसरे पक्ष के निर्णय की मान्यता होती है। ठीक, आपका अगर कोई परिवार का सदस्य मध्यस्थता कर रहा होता है और अगर आपके उससे निर्णय से दूसरा असंतुष्ट होता है तो कहता है कि अरे आप तो उसके परिवार के सदस्य हैं तो आप तो उसका पक्ष लेंगे ही। इसलिए न्यूट्रल व्यक्ति की बात की जाती है जिसका दोनों से संबंध उस तरीके से ना हो। और कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। मौलिक कर्तव्य 3, अब मौलिक कर्तव्य 3 आराम से देख लीजिएगा। अब आप लोगों की किताबों में सारी की चीजें अवेलेबल हैं। और बता दीजिए। 3, 4, 10, 11 सब उसमें मिल जाएगा शिखा। उसको हमने विस्तार से आपको बता दिया है। और बता दीजिए कोई प्रश्न। चलिए तो आज सभा को हम विसर्जित करेंगे। कल अपने टाइम पर 6 बजे हम आप लोगों से मिलेंगे। उम्मीद यही रहेगी अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो। चलिए फिर धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।